Hello everyone, welcome back to Aurora classes. How are you all? I just hope you all are doing well. So learners, today I am going to discuss with you about Carnot model. So what is duopoly, what is the assumptions of Carnot duopoly model and criticism of Carnot duopoly model. So first of all आपको पता होना चाहिए what is duopoly. Duopoly is a special type of oligopoly. So what is oligopoly? Oligopoly होता है जिसमें कुछ few firms होती हैं एक मार्केट में, और डिओपोली उसी का एक स्पेशल टाइप है. डिओपोली में ओनली 2 फर्म्स होती हैं जिसमें 2 प्रोड्यूसर्स सेलर्स. एक ही बात है कि 2 ही प्रोड्यूसर होंगे, 2 ही सेलर होंगे और नंबर ऑफ बायर्स बहुत ज़्यादा होंगे. ठीक है, पूरी मार्केट में सिर्फ 2 ही प्रोड्यूसर्स हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के. यहाँ पे ड्यूओपोली में नेक्स्ट पॉइंट कहता है देयर एग्जिस्ट नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली. यहाँ पे ड्यूओपोली में नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली होती है. मीन्स सेलर्स आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, कि यहाँ पे एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है सेलर्स बिल्कुल भी. एज अ कार्टेल वो बिल्कुल कोई भी काम नहीं कर रहे हैं. वो अपनी मान लीजिए कि 2 ही हैं और वो अपना प्राइस मिल के डिसाइड कर ले, सेट कर ले कि आप भी इससे ज़्यादा पे सेल नहीं करोगे, मैं भी इससे ज़्यादा पे सेल नहीं करूँगा. तो वो तो क्या हो गया कि उन्होंने पहले से ही सारी चीज़ें डिस्कस कर ली. कल्यूजन है उनके बीच में, लेकिन नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली एग्जिस्ट करती है. बिल्कुल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. और इंटरडिपेंडेंस का मतलब हम यहाँ पे समझें कि योर एक्शंस अफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ योर राइवल्स, कि जो आपके एक्शंस हैं वो अफेक्ट करेंगे आपके राइवल्स के प्रॉफिट को, एंड राइवल्स के जो एक्शंस हैं वो अफेक्ट करेंगे आपके प्रॉफिट्स को. एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपकी फर्म है और एक अनदर फर्म है. ठीक है, डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट है. अगर तो सेम प्रोडक्ट है तो प्राइस हाई करने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जो बायर्स होंगे वो आपके राइवल से ले लेंगे. लेकिन डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट है तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, प्राइसेस जो हैं वो कम ज़्यादा कर सकते हो. फिर क्या होगा कि जैसे डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट है, कार है आपकी, कार अलग है आपके राइवल से, और आपने जो है प्राइस डिक्रीज़ कर दिया और आपके राइवल का प्राइस बहुत हाई है. और डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट है तो आपके जो है कस्टमर्स वो ज़्यादा बढ़ गई, आपकी जो डिमांडेड है क्वांटिटी डिमांडेड है वो कार की बढ़ गई है. इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका राइवल होगा उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और उसके प्रॉफिट्स जो हैं वो अफेक्ट होंगे. सो यहाँ पे ये था इंटरडिपेंडेंस, और इंटरडिपेंडेंस जो है यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती है कार्नोट मॉडल में, डिओपोली में. अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है द प्राइसिंग एंड आउटपुट ऑफ वन फर्म विल अफेक्ट द अनदर एंड मी सेट अ चेन रिएक्शन. कि प्राइसिंग और आउटपुट जो होता है एक फर्म का, वो अफेक्ट करेगा दूसरी फर्म को, और एक चेन रिएक्शन की तरह फिर ये काम करता है. कार्नोट और एजवर्थ मॉडल ऐसे हैं जो म्यूचुअल डिपेंडेंस को बिल्कुल इग्नोर करते हैं. जस्ट अभी हमने पढ़ा व्हाट इज़ म्यूचुअल डिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस, की एक दूसरे के एक्शन जो हैं इफेक्ट करेंगे, आपके जो एक्शंस हैं वो आपके राइवल के प्रॉफिट्स को अफेक्ट करेंगे. सो कार्नोट मॉडल जो है वो बिल्कुल इग्नोर करता है, और साथ ही एक एजवर्थ मॉडल है, हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इसको भी पढ़ेंगे. तो कार्नोट मॉडल जो है इग्नोर करता है म्यूचुअल डिपेंडेंस को. अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ कार्नोट ड्यूपोली मॉडल. कार्नोट ड्यूपोली मॉडल के बारे में पूछा गया है कि सबसे पहले तो किस इकोनॉमिस्ट ने दिया था. ये एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे, ऑगस्टिन कार्नोट ने दिया था और 1838 में दिया था. यहाँ से 2 क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं जिसमें पूछा गया है कि किसने जो है ये मॉडल डेवलप किया था, एंड सेकेंड जो है ये पूछा, मैचिंग में पूछे गए हैं आपसे कार्नोट मॉडल और ऑगस्टिन क्या कहते हैं कि नेक्स्ट 3-4 मॉडल्स और हैं जिनके मैचिंग में आपसे ईयर्स पूछे गए थे. सो आपको यहाँ से एक तो इकोनॉमिस्ट का नाम याद रहना चाहिए और दूसरा ईयर याद रहना चाहिए. अब नेक्स्ट है ही कंसिडर ओनली 2 फर्म्स एंड दे आर ओइंग मिनरल वाटर वेल. यहाँ पे आएगा कि 2 ही फर्म्स थी, 2 ही फर्म्स कंसिडर की गई थी इस मॉडल में, और मिनरल वाटर वेल का उनका जो है वर्क था. तब क्योंकि यहाँ पे हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, डिओपोली मॉडल जिसमें 2 ही फर्म्स होती हैं. ईच फर्म एक्ट ऑन द assumption दैट इट्स competition विल नॉट चेंज इट्स आउटपुट एंड डिसाइड इट्स ओन आउटपुट सो एज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट. और कार्नोट मॉडल की एक assumption ये थी कि जो आपका कॉम्पिटिटर है वो आपके उसके आउटपुट को चेंज नहीं करेगा, और जो आपका आउटपुट है वो अपने तरीके से आप मैक्सिमाइज करने के लिए अपने प्रॉफिट्स को चेंज कर सकते हो. मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो ये मान के चलते हैं कि आपका राइवल जितना प्रोड्यूस कर रहा है वो उतना ही प्रोड्यूस करता रहेगा, वो उस क्वांटिटी को चेंज नहीं करेगा, आउटपुट को चेंज नहीं करेगा. मेजर अजम्पशन और नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट सेलर हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं. इंटरडिपेंडेंस बिल्कुल नहीं है, इंडिपेंडेंट सेलर्स हैं, प्रोड्यूस करते हैं वो होमोजीनियस आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को. नंबर ऑफ बायर बहुत ज़्यादा होते हैं, लार्ज होते हैं. ईच प्रोड्यूसर नो द मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. दोनों जो प्रोड्यूसर हैं वो अच्छे से मार्केट डिमांड के बारे में जानते हैं किसी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज एज्यूम टू बी ज़ीरो. आपको पता होगा
मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, जब एक आप एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करते हो तो टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है दैट इज़ मार्जिनल कॉस्ट। और यहाँ पे इस कार्नोट मॉडल में ये एज्यूम किया गया है कि मार्जिनल कॉस्ट बिल्कुल यहाँ पे ज़ीरो है। ठीक है, अब नेक्स्ट एजम्पशन कहती है बोथ फर्म्स हैव आइडेंटिकल कॉस्ट एंड आइडेंटिकल डिमांड। यहाँ पे ये भी एज्यूम किया गया है कि दोनों फर्म्स की जो है आइडेंटिकल कॉस्ट होती है और आइडेंटिकल डिमांड होती है, सेम सेम होती है। अब नेक्स्ट एजम्पशन कहती है ईच फर्म डिसाइड देयर ऑन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड इग्नोर द रोल ऑफ राइवल। अब यहाँ पे ये भी एज्यूम किया गया है, मान लीजिए दो फर्म है, फर्म ए फर्म बी, तो फर्म ए जो है अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेगी अपनी क्वांटिटी की वो कितना प्रोड्यूस करेगी, और वो ये मान के चलती है कि जो बी है वो तो कांस्टेंट रखेगा और बी की जो बी को बिल्कुल इग्नोर कर देती है, और बी ऐसे ही ए को इग्नोर कर देता है, वो अपने अकॉर्डिंग जो है क्वांटिटी सेट करता है। कंसिडर द सप्लाई कर्व ऑफ द राइवल इज कांस्टेंट, और फिर ये भी एज्यूम किया जाता है कि जो सप्लाई कर्व है राइवल का वो कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट कहते हैं कि यहाँ पे नई फर्म की एंट्री बिल्कुल ब्लॉक होती है। बोथ फर्म्स आर एमिंग मैक्सिमम प्रॉफिट, दोनों फर्म का एम होता है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। नीदर ऑफ दैम विल फिक्सेस द प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट बट ईच एक्सेप्ट द मार्केट डिमांड प्राइस एट विच द प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड। कोई भी फर्म जो है अपना प्राइस फिक्स नहीं करती है, लेकिन जो मार्केट डिमांड की वजह से प्राइस है उस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मान लीजिए ये टोटल आउटपुट है। ठीक है, टोटल आउटपुट में से जब ए ने एंट्री की, टोटल मार्केट आउटपुट जो है उसमें से ए ने जो है इतना प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। ठीक है, जब बी मार्केट में आया तब उसने इतना प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। अब जो ए है, जो रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन का थोड़ा सा और हिसाब वो ये मान के चलेगा कि बी तो अपने आउटपुट को कांस्टेंट रखने वाला है, तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसका हाफ जो है ए फिर से प्रोड्यूस करने लगेगा। इसी तरीके से फिर बी दोबारा मार्केट में एंट्री करेगा तो वो भी यही सोचेगा कि ए अपने पार्ट को, अपने पोर्शन को कांस्टेंट रखेगा, वो भी क्या करेगा, रिमेनिंग पार्ट का 1/2 जो है प्रोड्यूस करने लगेगा। इसी तरीके से एट द एंड ऑफ द पॉइंट क्या होता है कि दोनों जो फर्म्स हैं जब हम उनको मिला के देखेंगे तो वो जो है टोटल आउटपुट का 2/3 जो पोर्शन है वो प्रोड्यूस कर रही होती हैं। और यही एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे आपको 2-3 बातें क्लियर होनी चाहिए कि रिमेनिंग पोर्शन का तो हर फर्म 1/2 प्रोड्यूस करती है, जैसे कि ए है, यहाँ पे ये जितना हिस्सा बचा हुआ है, अभी जितना हिस्सा बचा हुआ था इसका हाफ प्रोड्यूस करेगी, मीन्स 1/2 दोनों फर्म्स जो है प्रोड्यूस करती रहेंगी। लेकिन अगर हम एट द एंड ऑफ द पॉइंट देखें तो दोनों जो फर्म्स हैं वो 1/3 और 1/3 जो है प्रोड्यूस करती हैं, और ओवरऑल आप दोनों का मिला करके देखोगे तो दोनों फर्म्स जो है 2/3 जो है प्रोड्यूस करेगी टोटल आउटपुट का। ये एग्जाम में पूछा गया है। सो आपको 2-3 पॉइंट्स जो है यहाँ पे याद रखने हैं। किसने, किस इकोनॉमिस्ट ने दिया था, कौन से ईयर में दिया था, और ये प्रोडक्शन वाला पॉइंट जो है आपको क्लियर होना चाहिए। रिमेनिंग पोर्शन का 1/2 प्रोड्यूस करती है और ओवरऑल टोटल प्रोडक्शन का 2/3 दोनों करती हैं, और 1/3 अलग अलग से 1/3 और 1/3 करती हैं। ठीक है, अब हम इसके क्रिटिसिज्म डिस्कस कर लेते हैं। कार्नोट बिहेवियरल अजम्पशन इज नेगेटिव टू द एक्सटेंट दैट इट इम्प्लाइज दैट फर्म्स कंटिन्यू टू मेक रॉन्ग कैलकुलेशन अबाउट द कॉम्पिटिटर बिहेवियर। अभी आपने देखा होगा कि जो दोनों फर्म्स हैं वो ये एज्यूम करके चल रही है कि देखो सामने वाला तो अपनी जो आउटपुट है उसको कांस्टेंट रखेगा, उससे ज़्यादा प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। मतलब वो एक बार देख चुकी हैं कि उसने जो है मार्केट में फिर से एंट्री की, उसने प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया, लेकिन फिर भी वो उसको कैलकुलेट नहीं करके चल रही, उस चीज़ को उसको इग्नोर कर देती है बिल्कुल। तो ये बिल्कुल जो है एजम्पशन यहाँ पे गलत है कि जो एक फर्म है वो अपने प्रोडक्शन को, अपने आउटपुट को कांस्टेंट रखेगी। अब नेक्स्ट एजम्पशन कहती है कि ज़ीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक है, क्योंकि आपको पता होगा कि मार्जिनल कॉस्ट तो आती ही है और मार्जिनल कॉस्ट ज़ीरो यहाँ पे गलत अज्यूम की गई है, जो कि अनरियलिस्टिक है। अब नेक्स्ट अजम्पशन कहती है, नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है टोटल मार्केट एट रीच स्टेज इज एज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट विच इज़ नॉट केस इन रियल लाइफ। सो ये थी क्रिटिसिज्म इस मॉडल की। आपको इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं, किस इकोनॉमिस्ट ने दिया था, कौन से ईयर में दिया था, और प्रोडक्शन के बारे में आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, अजम्पशंस पूछी जाती हैं। सो यही था आज के वीडियो में। मैं आपको जस्ट बता दूं कि हमारे 2 कोर्सेज़ निकले हुए हैं, जिसमें से 5 थियोरटिकल यूनिट्स का कोर्स है ओनली 599 रुपीज़ में, जिसमें थियोरटिकल पोर्शन को कवर करवाया जा रहा है, एंड साथ ही प्रैक्टिकल यूनिट्स के लिए अलग से कोर्स है जो 999 में है। आप इनमें से कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ब्राइट फ्यूचर।